नमस्कार, मैं कुमार सूरज। आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से जो जैसा कि आपको बताया गया था कि 25 से यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं। तो किसी कारणवश 2 दिन से लेट हो गया, लेकिन आज 27 दिसंबर से निरंतर आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जैसा कि आपको पहले हिंदी, रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट मिल भी चुके होंगे, तो उससे आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा, इसको हम एक मोटिवेशन के साथ में शुरू करेंगे। तो मोटिवेशन क्या है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या करो? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा तलाश करो। क्या है? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। चलिए इसी के साथ में अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वह क्या है? आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता कौन सी कविता लिखी थी? कविता लिखी थी हसद बहिसत। कौन सी कविता लिखी थी? हसद बहिसत। किसने लिखी थी यह कविता? देखते हैं। कविता हसद बहिसत कविता लिखी थी, किसने लिखा था? ए आगात हसन अमानत ने लिखा था। बी अमीर खुसरो ने लिखा था। सी हरिसेन ने लिखा था। डी चंद्र बरदाई ने लिखा था। तो हस्त बहिष्त कविता किसने लिखा था? तो लिखा था अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो। इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? हस्त बहिष्त कविता अमीर खुसरो ने लिखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? क्या है? अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे? आपका ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में कवि कवि थे? तो किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? आमिर खुसरो थे। आमिर खुसरो के अन्य नाम क्या है? क्या है आमिर खुसरो के अन्य नाम? तो आमिर खुसरो के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो आमिर खुसरो के कौन कौन से नाम है देखते हैं। क्या है? आमिर खुसरो को जो सबसे प्रसिद्ध नाम है के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा है? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो का। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको दूसरा किस चीज से जाना जाता है? किससे किससे जाने जाते हैं? कव्वाली के पिता के रूप में जाने जाते हैं। कव्वाली के पिता के रूप में। कौन है कव्वाली का पिता? अमीर खुसरो है। कव्वाली का पिता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और क्या होगा? और इनको किस नाम से जाना जाता है? और इनको जाना जाता है किस नाम से? और जाना जाता है इनको भारत की आवाज के नाम से। किस नाम से? भारत की आवाज के नाम से। भारत की आवाज। भारत की आवाज भी कहा जाता है इनको। किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो को। और एक इनका प्रसिद्ध नाम है जिससे इनको जाना जाता है, वह क्या है? उर्दू साहित्य उर्दू साहित्य का पिता। क्या है? उर्दू साहित्य का पिता। उर्दू साहित्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आमिर खुसरो को जाना जाता है। क्या हो जाएगा? आमिर खुसरो को किन किन नामों से जाना जाता है? तोताए हिंद के पहला हो जाएगा तोताए हिंद, हिंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कव्वाली के पिता के नाम से जाना जाता है। और तीसरा हो जाता है भारत की आवाज के रूप में भी अमीर खुसरो को जाना जाता है।
फिर अगला क्या हो जाता है, उर्दू साहित्य के पिता भी हैं, कौन है, आमिर खुसरो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे बात आती है कि आमिर खुसरो जो है उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो उनकी पुस्तक कौन कौन सी है, क्या है यहाँ पे, पुस्तक, किसकी पुस्तकें, आमिर खुसरो की पुस्तकें, किसकी पुस्तकें, किसकी पुस्तकें हमको देखनी है, आमिर खुसरो की पुस्तकें देखनी है तो कौन सी है, नूर ए सिरोह, पहली पुस्तक इनकी कौन सी है, जो सबसे मोस्ट है वह है नूर ए सिरोह। अगली पुस्तक इनकी कौन सी हो जाएगी, अगली जो इनकी मोस्ट पुस्तक है वह कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी तुगलकनामा। क्या होगा, तुगलक, तुगलकनामा जो पुस्तक है अमीर खुसरो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। और इनकी दूसरी जो पुस्तक है वह और एक कौन सी है, नूरे सिरोह, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के, सॉरी क्या हो गया है, अभी देखते हैं यहाँ पे, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, तो पहला है, हाँ ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014 में 54वें स्थान पर थे। क्या है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के सूचकांक के अनुसार, किसके, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन के अनुसार भारत को 2018 में अन्य देशों के साथ किस रैंक पर रखा गया था या किस स्थान पर रखा गया था। तो भारत को किस स्थान पर रखा गया था, आइए हम लोग देखते हैं। क्या 2018 में, क्या 2018 में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया था, 52वें स्थान पर रखा गया था, या फिर 40वें स्थान पर, या फिर 44वें स्थान पर। तो 2018 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था, तो रखा गया था ऑप्शन डी, 44वें स्थान पर रखा गया था। कहां पर, कब रखा गया था, 44वें स्थान पर रखा गया था। तो इसमें जो प्रथम स्थान था वह किसका था, इसमें प्रथम स्थान किसका था, पहले स्थान पर, पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पर कौन सा देश था, तो पहले स्थान पर देश था जर्मनी। कौन, जर्मनी देश जो था वह कहां पर पहले स्थान पर था, किस सूची में पहले स्थान पर था, वह था विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में पहले स्थान पर रहा था। कौन रहा था, तो जर्मनी रहा था। और क्या है इसके बारे में, और है 2018 में सबसे कुशल कौन सा देश रहा था, क्या रहा था, इसमें सबसे कुशल देश कौन सा रहा था, सबसे कुशल जो था इसमें, तो सबसे कुशल कौन था, तो सबसे कुशल था स्वीडन। 2018 के विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार उस सूची में जो सबसे कुशल देश हुआ करता था वह कौन था, तो वह था स्वीडन, बिल्कुल राइट होगा। और इसमें जो सबसे पहला प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो किसने प्राप्त किया था प्रथम स्थान, तो वह जर्मनी ने प्राप्त किया था। और इसके बारे में क्या होगा, तो होगा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे जो विश्व बैंक है, यहाँ पे जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना, आइए देखते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्या होगा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो यह हुई थी 1994 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1994 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महासागर का उथला हुआ वह हिस्सा जो 1 डिग्री वह उससे भी कम औसत ढाल को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त कहते हैं, गहरा समुद्री मैदान कहते हैं, या महाद्वीपीय ढाल कहते हैं, या महाद्वीपीय ताक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या होगा? महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। ऑप्शन सी डी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? महासागर का उथला हुआ हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे कम की औसत ढाल को दर्शाता है, तो उसको महाद्वीपीय ताक के नाम से जाना जाता है। और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे क्या बन सकता है इसका क्वेश्चन? तो यह क्या होता है? यह क्या होता है? किसी महादेश का किनारा होता है। जो गर्त गर्त वो है महाद्वीपीय ताक क्या होता है? किसी महादेश का किनारा होता है। क्या? प्रत्येक महादेश का किनारा। क्या? प्रत्येक महादेश का किनारा होता है। और क्या होता है? ये क्या है? महाद्वीपीय ताक क्या है? प्रत्येक महाद्वीप का एक किनारा है। और यह क्या होता है? महासागर का सबसे छिछला भाग होता है। महासागर का सबसे छिछला भाग। इसको किस यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि महासागर का जो सबसे छिछला भाग है वह क्या कहलाएगा? तो महासागर का सबसे छिछला भाग क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा महाद्वीपीय ताक कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन जो है वह यहां से क्या बन सकता है? वह बन सकता है प्रत्येक महादेश का किनारा जो है उसको क्या कहते हैं? तो प्रत्येक महादेश के किनारे को हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या कहेंगे? महाद्वीपीय ताक ही कहेंगे। क्या कहेंगे? महाद्वीपीय ताक ही कहेंगे। और या क्या है? इसका जो किनारा होता है वह बहुत ही अधिक ढालू होता है। क्या होता है? इसका किनारा बहुत ढालू होता है। क्या होता है? जो महाद्वीपीय ताक है इसका जो किनारा होता है वह बहुत कैसा होता है? बहुत ढालू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह क्वेश्चन है 19-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी जो है वह किसको प्रदान की गई थी? कौन सी ट्रॉफी? आई लीग ट्रॉफी। आई लीग ट्रॉफी 2019-20 में किसको दी गई थी? ईस्ट बंगाल को दी गई थी, यूनाइटेड सिक्किम को दी गई थी, डोम्पो गोवा को दी गई थी, या मोहन बाग को दी गई थी? तो जो 2019-20 की आई लीग ट्रॉफी है वह किसको दी गई थी? तो वह दी गई थी मोहन बागान को दी गई थी। किसको दी गई थी? मोहन बागान को दी गई थी। मोहन बागान क्या है? अब यहाँ पे बात आती है, जब ट्रॉफी मोहन बागान को दी गई थी तो मोहन बागान आखिर है क्या? तो मोहन बागान क्या है? मोहन बागान क्या है? तो यह है कोलकाता में स्थित एक फुटबॉल क्लब है। क्या है? कोलकाता स्थित फुटबॉल क्लब है। कोलकाता स्थित फुटबॉल क्लब है। जो मोहन बागान है यह क्या है? यह है कोलकाता स्थित एक फुटबॉल क्लब है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब यह फुटबॉल का एक क्लब है तो इसकी स्थापना भी की गई होगी।
तो इसकी स्थापना जो की गई वह कब की गई? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई कब की गई? तो यह की गई थी 15 अगस्त। कब? जिस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उस दिन क्या किया गया था? मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1889 को इसकी स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1889 को हुई थी। यह क्या है? यह एक राष्ट्रीय क्लब है। क्या? भारत का राष्ट्रीय क्लब। और इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय क्लब कौन सा है? तो हो जाएगा मोहन बागान हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय क्लब, भारत का राष्ट्रीय क्लब कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय क्लब है वह क्या है? मोहन बागान है। और जो इस मोहन बागान की एक खास बात है, तो मोहन बागान की वह खास बात सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण है और उसका एग्जाम में आना ही आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो देखते हैं वह महत्वपूर्ण बात कौन सी है। यह जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, यह क्या है? एशिया का सबसे पुराना क्लब है। क्या है? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। क्या होगा? एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब क्या है? तो एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वह है मोहन बागान फुटबॉल क्लब। यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो किसी देश के भीतर उत्पादित की गई वस्तुएं या उनके अंतिम मूल्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीडीपी। क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। किसको? किसी भी देश के अंदर उत्पादन की गई वस्तुएं एवं उनके मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो जीडीपी है इसकी गणना कौन करता है? तो इसकी गणना कौन करता है? जीडीपी की गणना कौन करता है? जीडीपी की गणना कौन करता है? जीडीपी की गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करता है जीडीपी की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किसकी गणना करता है? जीडीपी की गणना करता है। इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? या इसको कह सकते हैं सीएसओ। क्या कह सकते हैं? सीएसओ जीडीपी की गणना करता है। इसकी गणना कितने भागों में की जाती है? इसकी जो गणना है कितने भागों में की जाती है? तो गणना के भाग। इसकी गणना कितने भागों में की जाती है? इसकी गणना 3 भागों में की जाती है। कितने भागों में इसकी गणना की जाती है? 3 भागों में। पहला क्या होगा? उत्पादन विधि से की जाती है। दूसरा है व्यय की विधि से की जाती है। दूसरी इसकी विधि है गणना करने की व्यय विधि हो जाएगी। और तीसरी इसकी जो विधि है, जो जीडीपी की गणना की जो तीसरी विधि है वह कौन सी है? वह है आय विधि। कौन सी विधि? आय विधि के द्वारा। तो यहां पे देखो जीडीपी किसे कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं देश के अंदर
किसी देश के अंदर उत्पादन की गई वस्तुएं उनके मूल्य को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी की गणना सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। इसकी गणना कितने भागों में की जाती है? तो इसकी गणना जो की जाती है उत्पादन विधि से, व्यय विधि से और आय के विधि द्वारा इसकी गणना की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है डॉट 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 में अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख 1 मिलियन क्या 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स थे। किस तारीख को ट्विटर पर अपना खाता खोलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 2020 तक 10 लाख यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो ट्विटर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना अकाउंट कब बनाया था? तो कब बनाया था? जनवरी 2012 को बनाया था। कब बनाया था? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? जनवरी 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, फिर उसको 2020 तक उनके 10 लाख फॉलोअर्स यानी कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ट्विटर की स्थापना कब की गई? किसकी स्थापना? ट्विटर की स्थापना कब की गई? ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? तो ट्विटर की स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को। कब की गई? 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना की गई थी। ट्विटर की जो स्थापना है कब की गई? ट्विटर की स्थापना की गई 21 मार्च 2006 में की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने उस पर अपना अकाउंट कब बनाया था? तो वह बनाया था जनवरी 2012 में। आरबीआई ने ट्विटर पर अपना जो अकाउंट बनाया वह बनाया जनवरी 2012 में अकाउंट बनाया था और नवंबर 2020 में इनके 10 लाख फॉलोअर्स 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो भारत का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा का सुनिश्चित करने का फैसला करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? देखते हैं कौन सा अनुच्छेद होगा। क्या 44 होगा, क्या 49 होगा, क्या 40 होगा, क्या 42 होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता का सुनिश्चित करती है, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है? तो कौन सा होगा? तो यह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है यह भारत के पूरे क्षेत्र में किसी भी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है। क्या है इसका मतलब? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 जो है वह क्या सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 44 जो है हमारा वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए जाएंगे। हमारा क्या है अगला? आर्टिकल जो हमारा 49 है यह क्या सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 49 क्या सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 49 के द्वारा किसका किया जाता है? क्या किया जाता है आर्टिकल 49 का? आर्टिकल 49 जो है इसमें क्या किया जाता है? तो आर्टिकल 49 में किया जाता है वस्तुओं का संरक्षण। यह किसका अधिकार देता है? वस्तुओं के संरक्षण का अधिकार देता है। वस्तुओं के संरक्षण का अधिकार।
वस्तुओं के संरक्षण को कौन सुनिश्चित करता है? तो इसको सुनिश्चित करता है आर्टिकल 49 या अनुच्छेद 49। किसको सुनिश्चित करता है? वस्तुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 किसको सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 40 में क्या दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 40 में यह दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है? दर्शाया गया है कि राज्यों के पंचायत का गठन होगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 40 में? राज्यों के क्या है? राज्यों के पंचायतों का गठन। राज्यों के पंचायतों का गठन। राज्यों में पंचायतों का गठन किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, या किस आर्टिकल के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो यह आर्टिकल 40 के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अगला जो है वो क्या है? आर्टिकल 42। तो यह क्या है? यह क्या है? आर्टिकल 42 में क्या किया जाता है? राज्यों में काम की न्याय संगत, क्या है? राज्यों में काम की न्याय संगत होगी इसके द्वारा। आर्टिकल 42 जो है यह किसको सुनिश्चित करता है? राज्यों के काम की न्याय संगत की जो है हमारा आर्टिकल 44 का क्या काम है? समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करता है। कौन? 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 49 वस्तुओं के संरक्षण की को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 40 राज्यों के पंचायतों का गठन किसके द्वारा? अनुच्छेद 40 के द्वारा दर्शाया गया है कि राज्यों में पंचायतों का गठन भी होगा। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? यह कहता है राज्यों के काम की न्याय संगत होगी। क्या होगी? राज्यों में काम करने की भी स्वतंत्रता होगी, या उसके लिए एक न्याय होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? क्या विटामिन सी है, या विटामिन बी है, या डी है, या विटामिन बी2 है? तो राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है विटामिन बी2। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम विटामिन बी2 है। क्या? राइबोफ्लोविन, इसका दूसरा नाम विटामिन बी2। यह किससे प्राप्त किया जाता है? विटामिन बी जो विटामिन बी2 किन किन चीजों से हमें प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सब्जियों से प्राप्त होता है। सब्जियों एवं डेयरी उत्पादों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। किससे? सब्जियों एवं डेयरी हमें विटामिन बी2 किससे प्राप्त होता है? सब्जियों से और डेयरी उत्पादों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन बी2 प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। क्या? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका रोग होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की जो कमी है वो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी होने से?
तो उसके कमी से होता है शीताद रोग। कौन सा? शीताद रोग। इससे कौन सा रोग होता है? शीताद रोग। शीताद रोग जो है यह किससे संबंधित है? अब यहाँ पे बात आती है, जो विटामिन सी के द्वारा होने वाला शीताद रोग है यह किससे संबंधित है? तो जो शीताद रोग है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दांत और मसूड़ों से। दांत और मसूड़ों से संबंधित है। कौन सा रोग? शीताद रोग। किससे संबंधित है शीताद रोग? दांत और मसूड़ों से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यह है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो सिंधु नदी की जो संधि हुई थी, सिंधु संधि हुई थी, उसके अनुसार भारत कितने प्रतिशत पानी का प्रयोग सिंधु नदी के द्वारा कर सकता है? कितने प्रतिशत का कर सकता है? कितने प्रतिशत पानी कर सकता है? क्या 20% का कर सकता है, या 10% का कर सकता है, कि 25% या 15%? तो सिंधु संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी का पानी 20% यूज कर सकता है। कितना? 20%। और शेष जो पानी बचा वह कौन प्रयोग करता है? शेष पानी जो है इसका प्रयोग कौन करता है? तो इसका प्रयोग करता है पाकिस्तान। कौन? इस शेष पानी का प्रयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। कितना प्रतिशत पानी? 80% पानी। 80% सिंधु नदी का 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग में लाता है और उसका 20% पानी भारत प्रयोग में लाता है। अब जो सिंधु संधि हुई तो यह कब हुई थी? तो सिंधु संधि कब हुई थी? सिंधु संधि जो हुई थी, सिंधु नदी संधि यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 19 सितंबर 1960 को हुई थी। सिंधु नदी संधि कब हुई थी? तो 19 सितंबर 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 को हुई थी। इस पर किसने किसने अपने हस्ताक्षर किए थे? इस पर किसने किसने अपने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने, किसने? अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। जो सिंधु नदी संधि है इस पर किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब तक रहा था? 1962 तक चला था। कब तक? 1962 तक पीएम रहे। कौन रहा था 1962 तक प्रधानमंत्री भारत का? तो रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।